हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जोन 2016। अब तक हमने 2017 तक का कंप्लीट कर लिया है, 2023 टू 2017। ठीक है, हम बैकवर्ड चल रहे हैं। ओके, तो देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। जून 2016 में आपके टोटल 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पार्ट बी में से आपके 4 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से भी आपके 4 क्वेश्चन थे। अब तक का रेशियो आपका यही रहा है, 4 क्वेश्चन पार्ट बी में से आते हैं और 4 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में से आते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट px बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री d ग्रेटर देन इक्वल टू 2। px जो आपके पास पोलिनोमियल है वो कितने डिग्री की है, d डिग्री की है, वे है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो px आपकी किस टाइप की होगी, px जो पोलिनोमियल है वो आपकी कुछ इस टाइप की होगी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस अप टू a d x रेज टू द पावर d एंड वे है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, px आपकी ये पोलिनोमियल है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी p n z रेज टू द पावर n। हमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। वैसे तो क्या होता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आप ये देखते ही कि पोलिनोमियल का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर यहाँ पे पोलिनोमियल है an जो है आपकी, अगर वो पोलिनोमियल है तो जो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये समझना है कि कैसे होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँ पोलिनोमियल को, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि p ऑफ x जो है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर। मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 से कम नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए d इसने क्या कहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगी या फिर 2 से ग्रेटर होगी। ओके, तो अब देखिए पी एन, दिस इम्प्लाइज पी एन क्या होगा यहाँ पे, पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। ओके, देन समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन स्क्वेयर जेड रेज टू द पावर एन। हम अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। क्या होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए रेडियस ऑफ convergence of the power series is क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मोड ऑफ a n प्लस 1 अपॉन a n। ओके, अब a n आपके पास क्या है, n स्क्वेयर। यहाँ पे रखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर, a n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। n स्क्वेयर कॉमन निकालिए न्यूमरेटर से, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वेयर कॉमन होगा, देन 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। ये आपका कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n स्क्वेयर। ओके, एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो आपकी टर्म है 10 to 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि जो 1/r आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज 1/r इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1, यानी कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आ गया, 1। यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। काफ़ी इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेट पी जेड क्यू जेड बी 2 कॉम्प्लेक्स नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री mn। ओके, यहाँ पे क्या कहा कि जो डिग्री ऑफ पी जेड है वो क्या है, m है, एंड डिग्री ऑफ क्यू जेड क्या है, n है, एंड m जो पी जेड क्यू जेड है वो आपके पास क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ओके, P and Q are non-constant polynomials respectively. The number of roots of PZ, यहाँ पे देखिए डार्क PZ किया है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये PZ और ये PZ दोनों डिफरेंट है। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो तो इसको हम नाम दे देते हैं SZ।
एस जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ पी जेड एंड क्यू जेड। ओके, काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एस जेड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ओके, ठीक है, एस जेड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी जेड इंटू क्यू जेड। ओके, तो इसके लिए रिजल्ट होता है, रिजल्ट देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट क्या है, result is if f and g have 0 of order m and n respectively, at z is equal to z naught, then hz is equal to fz into gz have 0 of order m प्लस n। इसी का हम यूज करेंगे। अब देखिए आपके पास जो पी जेड और क्यू जेड है क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है डिग्री m की। तो अगर मैं इसकी जीरोज की बात करूं तो इसके पास कितनी जीरो होंगी, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी जेड आपके पास क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m। दिस इम्प्लाइज पी जेड हैव 0 ऑफ order m। okay, and qz have 0 of order n। ये मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आपके पास जो p और q है वो आपके पास नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री mn। ठीक है, तो उसके पास जो जीरोज होंगी वो कितने ऑर्डर की होंगी, m और n ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखिए देन यहाँ पे क्या कहा कि देन एच जेड इज इक्वल टू एफ जेड इंटू जी जेड। इसकी जो है वो 0 ऑफ ऑर्डर m प्लस n। तो इसके पास जो 0 होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, m प्लस n की। जो s ऑफ z आपके पास दे दिया, देन दिस इम्प्लाइज एस जेड इज इक्वल टू पी जेड इंटू क्यू जेड हैव 0 ऑफ ऑर्डर m प्लस n। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से आराम से समझना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई रेज टू द पावर 1/z एट जेड इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, और रेजिड्यू आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। ध्यान रखना किसी भी फंक्शन का जो रेजिड्यू होता है, देखिए अगर मैं रेजिड्यू की बात करूँ, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। अब ये कोफिशिएंट ऑफ 1/z ये कहाँ से आएगा आपके पास, जो एफ जेड आपके पास गिवन है इसको ओपन कीजिए, थोड़ा सिंपलीफाई करोगे, जब इसकी एक्सपेंशन को आप ओपन करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए एफ जेड आपके पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई रेज टू द पावर जेड। ओके, नाउ वी नो दैट ई रेज टू द पावर जेड, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सोन। ओके, अब जेड की जगह अगर मैं ई रेज टू द पावर जेड करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ई रेज टू द पावर 1/z। जेड की जगह 1/z कीजिए, देन 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/z क्यूब प्लस अप टू सोन। अब हमें क्या निकालना है, माइनस ई रेज टू द पावर 1/z है ना, तो यहाँ पे माइनस कीजिए, दिस इम्प्लाइज माइनस ई रेज टू द पावर 1/z क्या आएगा, -1 माइनस 1/z माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वेयर माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/z
जेड क्यूब अप टू सोन। ओके, यहाँ तक ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ई रेज टू द पावर माइनस ई रेज टू द पावर 1/z। अब माइनस ई रेज टू द पावर 1/z की एक्सपेंशन अपने पास है, तो यहाँ पे रखिए उसको, ई रेज टू द पावर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z² प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/z³ प्लस अप टू सोन। यहाँ तक ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस ई रेज टू द पावर -1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस, एंड यहाँ पे क्या आएगा 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z² प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/z³ प्लस अप टू सोन। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ई रेज टू द पावर x प्लस आयोटा y, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ई रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर y। ठीक है, अब उसके बाद इसको कैसे करोगे, देखिए ई रेज टू द पावर -1 इसको ऐसे ही रखिए, इंटू ई रेज टू द पावर -1/z की एक्सपेंशन ओपन कर लीजिए, तो क्या आएगा आपके पास ई रेज टू द पावर -1/z की एक्सपेंशन जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 - 1/z। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा -1/2 फैक्टोरियल एंड 1/z²। ओके, 1/z² एंड दिस इज -1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा 1/z³। ओके, अप टू सोन। ओके, तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है क्या, 1 मिनट, यहाँ पे ख़त्म होती है ई रेज टू द पावर -1/z की एक्सपेंशन। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि ई रेज टू द पावर -1/z की एक्सपेंशन क्या होगी, ई रेज टू द पावर -1/z की एक्सपेंशन, यहाँ पे आएगा 1 - 1/z, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे क्या आएगा 1/z² माइनस 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस प्लस की मिस्टेक हुई है 1/z³। इस टाइप से आएगी, तो यहाँ पे आपका होगा 1 - 1/z, एंड यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। ओके ठीक है, यहाँ पे प्लस। ओके, अगर मैं अब बात करूँ ई रेज टू द पावर सेकेंड आपकी क्या होगी -1/2 फैक्टोरियल 1/z²। इसकी एक्सपेंशन जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 1 - 1/2 फैक्टोरियल 1/z² एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल z²। ठीक है, ये आएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे 1/3 ई रेज टू द पावर -1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/z³ की एक्सपेंशन ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो सेकंड एक्सपेंशन आपकी इस टाइप की आई है कि 1 - 1/2 फैक्टोरियल 1/z² एंड प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल z² होल स्क्वायर। ठीक है, ये ओके, ऐसे ही आप अदर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z है ना, कोफिशिएंट ऑफ 1/z हमें चाहिए है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट जो आपकी ये एक्सपेंशन है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ 1/z। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्या आएगा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें ये है -1 और बाहर क्या है ई रेज टू द पावर -1, यानी कि कोफिशिएंट क्या आएगा -e रेज टू द पावर -1। अब सेकंड में देखिए क्या 1/z का कोफिशिएंट है, नहीं, इसमें नहीं है। थर्ड में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे z³ से स्टार्ट होगा। ऐसे ही अगले किसी में भी नहीं आएगा 1/z का कोफिशिएंट, सिर्फ फर्स्ट एक्सपेंशन में आपका 1/z का कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, रेजिड्यू ऑफ fz एट z = 0, तो क्या आ गया -e रेज टू द पावर -1। ठीक है,
तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th, let D be the open unit disk in C and HD be the collection of all holomorphic function on it। ठीक है, D आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है। ओपन यूनिट डिस्क मीन्स किस टाइप की है ये, मोड ऑफ Z इज लेस देन 1। ओके, ओपन यूनिट डिस्क, ओपन कहा है इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली लेस बोला है। ओके, एंड HD बी द कलेक्शन ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन इट। अब ऑन इट का मतलब क्या है, इसने क्या कहा कि डी आपके पास एक ओपन यूनिट डिस्क है और उस डिस्क के अंदर जितने भी होलोमॉर्फिक फंक्शंस हैं उसको इसने एच डी से डिनोट किया है। ठीक है, एच डी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शंस ऑन इट। डी आपके पास एक ओपन यूनिट डिस्क है और उसके अंदर जितने भी होलोमॉर्फिक फंक्शंस हैं उनकी कलेक्शन का जो सेट बनाया है उसको इसने नाम दे दिया एच डी। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए एस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस इन एच डी सच दैट एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इसने दे दी है किसमें किस टाइप के फंक्शंस होंगे। एंड टी भी इसने एक सेट डिनोट किया है, सच दैट कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस इन एच डी सच दैट एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/2। इसमें भी इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस और टी हमें फाइंड आउट करने हैं कि इसमें से कौन सा एमपीटी होगा और कौन सा सिंगलटन सेट होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे समझने की बात करूँ कि डी आपके पास क्या है, एक ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क का मीन्स कुछ इस टाइप की होगी। ओपन यूनिट डिस्क है तो बाउंड्री तो कंटेन होगी नहीं, है ना, यानी कि ये ओपन यूनिट डिस्क है, बाउंड्री आपकी वहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे क्या है, दिस इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा एंड ओरिजिन। ओके, अब इस जो ये आपके पास ये ओपन यूनिट डिस्क है, अब इसके अंदर जितने भी होलोमॉर्फिक फंक्शन हैं से F1 F2 F3 F4, अब इनके कलेक्शंस को इसने क्या बोल दिया, एच डी। ठीक है, एच डी आपके पास क्या है, अगर मैं एच डी की बात करूं, देखिए ऑल फंक्शंस इन डी सच दैट क्या है, एफ इज होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन। ओके, एच डी जो आपके पास है वो कलेक्शन ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शंस इन डी है। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हमें एस सेट जो दिया है वो किस टाइप से दिया है इसने, एस सेट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एस सेट आपके पास क्या है, एस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस इन एच डी, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस इन एच डी such that f of 1/2 is equal to 1/2, f of 1/4 is equal to 1/4। ओके, एंड अप टू कहाँ तक है ये, f of 1/2n is equal to 1/2n। इस टाइप के होंगे ये, एन की जगह पे 1 2 3 अप टू सोन पुट करते जाना तो आपको ये कंडीशंस मिलती जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें किस टाइप के फंक्शंस हैं, देखिए तो ये है कि s इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2n इज इक्वल टू 1/2n। ये इस टाइप के फंक्शंस है ना, यही है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक अलग से फंक्शन लूँ, लेट जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। ठीक है, मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया और यहाँ पे देखिए जो एफ ऑफ 1/2n इज इक्वल टू 1/2n है ना। और अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूँ तो इसका जो लिमिट पॉइंट है क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है इसका, इज ज़ीरो। और ज़ीरो कहाँ पे बिलोंग करता है, डी में, यहाँ पे है ज़ीरो, है ना। ज़ीरो आपका कहाँ पे है, डिस्क में, है ना, यानी कि डोमेन में आपका है ज़ीरो। अब देखिए जो अगर मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊँ से S1
इज़ 1/2n एंड n आपका कहाँ से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। हम बोल सकते हैं ये जो S1 आपके पास सेट है इसके पास लिमिट पॉइंट है 0, जो कि कहाँ पे है, डोमेन में है। यहाँ तक ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैं इस टाइप की कंडीशंस लेके आई हूँ। देखिए ऐसा आपके पास जो सेट है और उसमें जिस टाइप के फंक्शंस हैं, अगर मैं उसका एक S1 सेट बनाऊँ और उसका लिमिट पॉइंट अगर मैं निकालूँ उस सेट का, तो अगर वो डोमेन के अंदर है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1/2n को अगर हम z पुट कर लें, नाउ पुट 1/2n is equal to z, then this implies f of z is equal to z, ओके। और मैंने जो एक अलग से फंक्शन यहाँ पे कंसिडर किया है g ऑफ z, वो आइडेंटिटी फंक्शन ही लिया है हमने। अब देखिए अगर मैं बात करूँ कि जो f और g है वो दोनों के दोनों इक्वल है, कहाँ पे, इस सेट में। जो S1 आपका सेट है, इस सेट में जो f और g है वो दोनों क्या है, इक्वल है ना। सही कहा मैंने। हम ये बोल सकते हैं कि जो f इज इक्वल टू जेड, f इज इक्वल टू g, एक मिनट देखिए, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं S1 सेट की बात करूँ, जो S1 आपके पास सेट है, यहाँ पे f और g दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है S1 सेट में, है ना। तो यहाँ से जो f ऑफ z आपके पास z है और g ऑफ z इज इक्वल टू z ही हमने लिया है, एक टाइप से ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम जो f है आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। जो f है आपका वो एक टाइप से आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, है ना, सिर्फ एक ही फंक्शन उसमें आया। देखिए मैं आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देती हूँ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए अगर मैं आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करूँ तो क्या होती है आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट, गिवन f and g analytic on a domain D, और जो डोमेन आपकी है क्या है, ओपन प्लस कनेक्टेड। कॉम्प्लेक्स में अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो वो क्या होती है, ओपन प्लस कनेक्टेड, ओके। इफ f इज इक्वल टू g on some S is the subset of D, where S has an limit point, in D, then f is equal to g on D, ठीक है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो g ऑफ z है वो आपके पास क्या है, z है, और जो f ऑफ z है वो भी हमारा क्या आ गया, z, जब हमने 1/2n को क्या पुट किया, z। अब जो f और g है, f इज इक्वल टू g ऑन कहाँ पे है, S1 विच इज़ कंटेंट इन D। देखिए यहाँ पे S1 आपके पास यही है, और अगर हम 1/2n पुट करते हैं z की जगह पे तो दोनों यहाँ पे इक्वल है, एंड इसके पास जो लिमिट पॉइंट है, एंड S1 हैज़ एन लिमिट पॉइंट, क्या है लिमिट पॉइंट इसके पास, 0 इन D, जो कि D के अंदर भी है। देन दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू g ऑन D, ठीक है। और g आपके पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ही है, तो ये यहाँ से क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो कार्डिनलिटी ऑफ s है वो 1 होगी, क्योंकि सिर्फ उसमें आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज s इज सिंगलटन सेट, ओके। तो यहाँ से
क्या आया ऑप्शन देखिए, एस इज सिंगलटन सेट बट टी इज नॉट इक्वल टू एम्पी, बट टी इज एम्पटी। देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा कि एस इज एम्पटी बट टी एस इज सिंगलटन सेट। ओके, एंड फर्स्ट अभी हम नहीं बोल सकते, अभी हमको क्या करना है, फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, एस एन टी आर एम पी टी। अब हमें टी चेक करना है, ठीक है। तो टी को चेक कीजिए, टी में आपके पास क्या है, किस टाइप के फंक्शन है, एफ ऑफ 1/2n + 1 इज इक्वल टू 1/2n, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, टी को कैसे करोगे, देखिए अगर मैं टी की बात करूं तो टी में आपके पास किस टाइप के फंक्शंस हैं, कंडीशंस क्या है कि एफ ऑफ 2n + 1 इज इक्वल टू 1/2n, यही है ना। और अगर 1/2n की मैं बात करूं, देखिए एक आपके पास इसका सेट बन सकता है और एक आपके पास ये है। अगर इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं मैं, तो क्या आएगा इसका लिमिट पॉइंट 0 जो कि डी के अंदर है, और अगर इसके लिमिट पॉइंट की बात करूँ तो वो भी 0 आएगा, वो भी आपका कहाँ पे है, डी के अंदर है ना। नाउ पुट 1/2n + 1 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अगर मैं 1/2n + 1 को जेड पुट करूँ, देन दिस इम्प्लाइज 2n + 1 इज इक्वल टू 1/z, ओके, एंड दिस इम्प्लाइज 1/z - 1 इज इक्वल टू 2n, and this implies 1/z is equal to 2n plus 1, okay, and this implies 2n is equal to 1/z minus z, and this implies f of z क्या आएगा, क्योंकि 1/2n + 1 को मैंने z पुट कर दिया और 2n किसके इक्वल आ गया, 2n आपका आ गया 1 - z/z, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रखो क्या आएगा, z/1 - z। अब जो ये फंक्शन है आपका, ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है, 1 पे ही कंटिन्यूस नहीं है, ये 1 पे क्या आप देखिए कंटिन्यूटी ही नहीं बन रही यहाँ पे तो, ओके। अब जो ये फंक्शन आपके पास आया है क्या है, विच इज़ नॉट कंटिन्यूस। अगर नॉट कंटिन्यूस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। अब नॉट डिफरेंशिएबल तो मतलब ये एनालिटिक भी नहीं होगा, है ना। देन दिस इम्प्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, ओके, एनी सच फंक्शन, ओके। इस टाइप के कोई भी फंक्शन आपके टी में बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज टी इज एम्पटी, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, ओके। क्या है, लेट टी फ्रॉम सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब अगर ये एंटायर फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वेयर यू वी आर द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली, देन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ। हमें क्या बताना है कि एफ कॉन्स्टेंट होगा अगर रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड हुआ, या फिर रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड हुआ, और u प्लस वी इज़ बाउंडेड, और u² + v² इज़ बाउंडेड, ओके। तो अब देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर f आपके पास एंटायर फंक्शन है और अगर उसका रियल या फिर इमेजनरी पार्ट अगर बाउंडेड है, तो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट देख लीजिए क्या है। रिजल्ट है आपके पास, देखिए वी नो दैट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वी नो दैट इफ एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एंटायर फंक्शन, इज एन एंटायर फंक्शन एंड either of u and
either of u and v are bounded, then f is constant. u और v में से अगर कोई भी एक बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन एंटायर है, ठीक है, ये कंडीशन सही है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कह दिया, एक सेट बनाया है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल पार्ट ऑफ एफ विच इज़ बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हुआ सही। इस केस में क्या होगा, एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड में क्या है, इमेजनरी पार्ट का सेट बनाया है इसने, तो यहाँ से भी फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रियल और इमेजनरी पार्ट को इसने ऐड कर दिया है, तो यहाँ से भी ये फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की। क्या किया इसने, यू स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वी स्क्वेयर एक्स वाई इज़ बाउंडेड। अब इसको कैसे करोगे, देखिए इस, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे एंटायर फंक्शन दिया था इसने, ठीक है, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी अगर एंटायर फंक्शन है ना। तो अब हम फोर्थ ऑप्शन में सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ तो इसने क्या कहा है कि मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि ये बाउंडेड है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये बाउंडेड है। देखिए इफ़ यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन टू यू करली यू बाई करली एक्स प्लस टू वी करली वी बाई करली एक्स, बिकॉज यू एंड वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, and partial derivative with respect to y, then 2u curly u upon curly y plus 2v curly u upon curly y is equal to 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, एंटायर है। सिंस f is entire, therefore CR equation satisfies। ओके, क्या होगी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई दैट इज, एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूँ तो वहाँ पे यूज करना आप सी आर इक्वेशन, तो आपको क्या मिलेगा, करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, and curly u upon curly y is equal to 0, okay, and curly v upon curly x is equal to 0 and curly v upon curly y is equal to 0। अगर यहाँ पे देखिए, अगर curly u upon curly x is equal to 0 हर curly u upon curly y is equal to 0 है, this implies u is constant, और यहाँ से क्या आएगा, v is constant। ओके, देन दिस इम्प्लाइज अगर रियल और इमेजनरी पार्ट ही कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन सही होने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट रीड कीजिए एक बार। देखिए कैसे करोगे इसको, आपके पास ए और बी दो सेट दे रखे हैं, सॉरी, आपके पास ए और बी दो सेट दिए हैं इसने। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल जेड इन सी सच दैट मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1। जो ए सेट है अगर मैं उसको ग्राफिकली डिनोट करूँ तो इसने क्या कहा है कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे
ये आपके पास क्या है, रियल एक्सिस है, दिस इज़ इमेजनरी एक्सिस। एंड क्या कहा है कि मोड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, बाउंड्री भी नहीं ली है इसने, दिस इज़ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एंड ओरिजिन, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि इससे बाहर वाला सारा पोर्शन लेना है, ठीक है, इससे बाहर का पोर्शन, मोड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ये बाउंड्री नहीं लेनी, ठीक है, ये मोड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 1 कहा है इसने जी। ये जो पोर्शन आपका है ये क्या है, ए, ये ए सेट है, ठीक है। और बी इसने क्या कहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सी सच दैट मोड जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जो ए सेट है 0 तो आपकी उसमें भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इम्प्लाइज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बोल सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब देखिए ए आपका अगर सबसेट ऑफ बी है देन वी कैन डिफाइन ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी, कर सकते हैं हम डिफाइंड एज बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए देयर इज़ ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूँ, देयर इज़ ए, फॉर ऑल की बात नहीं की है, यहाँ पे कहा है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे ये कर गया है ना, देयर इज़ ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अब आपके पास जो ये फंक्शन है कैसा है, नॉन कॉन्स्टेंट है एंड एनालिटिक है ना। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, थर्ड में क्या कहा है कि देयर इज़ ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। क्या बी टू ए एग्जिस्ट करेगा, देखिए अगर ऐसा हुआ, मैंने मान लिया कि आपके पास एक नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन होगा फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, मैंने मान लिया कि ऐसा होगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए इफ़ एफ फ्रॉम बी टू ए देन क्या होगा, देन मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल जेड। ये ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जो एफ ऑफ बी यानी कि जो इमेज होगी आपकी वो कहाँ पे कंटेन करेगी, ए में, और ए सेट जो आपके पास है उसमें क्या है, फॉर ऑल जेड सच दैट मोड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ बी इज़ कंटेन्ड इन ए, यानी कि जो एफ ऑफ जेड आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई एफ ऑफ जेड होगा, जो इमेज होगी आपकी वो क्या होगी, मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, यहीं से आई है ये चीज़, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। एंड जी ऑफ जेड हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1/f ऑफ जेड। अब हमें पता है कि जो 1 है आपके पास ये कांस्टेंट है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एनालिटिक फंक्शन है, एंड दिस इज़ वी हैव टू गिवन दैट f इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि हम ये मान के चल रहे कि ये चीज़ पॉसिबल है ना। इसने खुद ही कहा है कि ये नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि f भी आपके पास एनालिटिक है और जो 1 आपके पास कांस्टेंट है पोलिनोमियल, ये भी आपके पास एनालिटिक है। दिस इम्प्लाइज g ऑफ z इज ये एंटायर ही है एक टाइप से, अगर हम देखें तो एंटायर ही बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, इज एंटायर, ओके। एंड मोड ऑफ जी ऑफ जेड, अगर मोड ऑफ जी ऑफ जेड करोगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ 1/f ऑफ जेड, एंड मोड ऑफ f ऑफ जेड क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तो ये क्या होगा, लेस देन 1, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ जेड इज बाउंडेड प्लस एंटायर, जी ऑफ जेड इज बाउंडेड प्लस एंटायर, तो क्या होगा, बाउंडेड प्लस एंटायर इज कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज
g of z is constant. Okay, and this implies f of z is constant. बट अपने पास तो क्या था, f नॉन कांस्टेंट था. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, अपने पास तो क्या है, f नॉन कांस्टेंट है ना, लेकिन क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. अब हम देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट में क्या कहा, देयर इज ए कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. हमें यहाँ पे ये कहा है कि कोई एक भी एग्जिस्ट कर जाए, है ना. देयर इज ए, क्या कोई ऐसा कंटिन्यूस ऑन टू फंक्शन मिलेगा ए टू बी. तो देखिए क्या होगा. फर्स्ट के लिए आपको फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड इफ mod of z is greater than 0 and 1 upon e raised to the power z if mod of z is less than equal to 0. ठीक है. एंड अगर मैं सेकंड की बात करूं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो गया. सेकंड क्या है, देयर इज ए कंटिन्यूस 1 to 1. यहाँ पे हमें 1 1 चेक करना है, क्या ऐसा कोई 1 to 1 फंक्शन मिलेगा b2a जो कि कंटिन्यूस भी हो. ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ जेड क्या फंक्शन होगा ऐसा कि मोड ऑफ जेड इफ मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन मोड ऑफ जेड इफ मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1. दिस इज कंटिन्यूस 1 1 फ्रॉम b to a and this is on to फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट एस इज इक्वल टू ऑल जेड इन सी सच दैट वाई इज ग्रेटर देन 0. अब वाई इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अपर हाफ प्लेन. y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अपर हाफ प्लेन. एंड d क्या आपके पास क्या है, फॉर ऑल z इन c सच दैट मोड ऑफ z इज लेस देन 1. और ये आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क. ओके, d आपके पास ओपन यूनिट डिस्क है, h आपके पास क्या है, अपर हाफ प्लेन है ना. तो सपोज दैट f इज ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स h कन्फॉर्मली ऑन टू d. f आपके पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है विच मैप एच कन्फॉर्मली ऑन टू डी. ठीक है, यानी कि जो एफ है आपके पास वो क्या है, एच टू डी मैप डिफाइन की है इसने. सपोज दैट एफ ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल टू 0. पिक ईच करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी बिलो. फर्स्ट है एफ हैज ए सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू -2 आयोटा, यानी कि हमें सिंगुलैरिटी चेक करनी है एक तो इसकी. सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं बाई फिगर आपको बताऊं कि एच आपके पास क्या है, अपर हाफ प्लेन. अपर हाफ प्लेन. अब अपर हाफ प्लेन की अगर मैं बात करूं, देखिए वाई इसने क्या कहा है, ग्रेटर देन 0, है ना. ये आपके पास क्या है, रियल एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है. ठीक है, दिस इज 0. ओके, अब y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कौन सा पोर्शन आपका आएगा, ये पोर्शन आपका यहाँ पे आने वाला है. ठीक है, यहाँ पे आपका जो y है वो क्या है, ग्रेटर देन 0. दिस इज अपर हाफ प्लेन. ओके, एंड d आपके पास क्या दी है, d जो है दिस इज ओपन यूनिट डिस्क. ओपन यूनिट डिस्क. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाई फिगर दिखाऊं, ओपन यूनिट डिस्क मीन्स दिस इज 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क वही कि बाउंड्री आपकी कंटेन नहीं होगी, ये. ठीक है, ये है आपके पास डी. दिस इज डी. ठीक है, फिर इसने क्या किया, एफ एक मैप डिफाइन की है फ्रॉम इन दोनों के बीच में, एफ एच टू डी.
ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को अच्छे से समझ लेना, वहीं से आपके सारे एग्जाम्पल होंगे। अब हमें एफ जो मैप डिफाइन की है वो देखनी है कि किस टाइप से डिफाइंड होगी वो, ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ थ्योरम आपके पास क्या है, थ्योरम इज all analytic function on all analytic आइसोमॉर्फिक या फिर कन्फॉर्मल बाइजेक्शन, कन्फॉर्मल बाइजेक्शंस। अब आपके पास जो FH2D जो डिफाइन की है वो कन्फॉर्मल बाइजेक्शंस ही है वहाँ पे, है ना। विच मैप द अपर हाफ प्लेन H प्लस से इसने डिनोट कर दिया ऑन टू द यूनिट डिस्क such that beta in H plus is mapped to D are given by f of z is equal to e raised to the power iota theta z minus beta upon z minus beta bar for some थीटा इन आर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, एच आपके पास अपर हाफ प्लेन है, डी आपके पास ओपन यूनिट डिस्क है जो डिफाइन की है आपको। एफ यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि मैप एच कन्फॉर्मली ऑन टू डी, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, है ना। तो यही थ्योरम आप अप्लाई कीजिए और यहाँ पे क्या आएगा जब आप अप्लाई करोगे, देखिए बिकॉज एफ फ्रॉम एच टू डी देयरफॉर बाय थ्योरम क्या आएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस बीटा बार such that beta in H plus means upper half plane, okay, and we have to given that f of 2 iota is equal to 0, है ना। given that f of 2 iota is equal to 0, यहाँ पे पुट कीजिए z की जगह पे 2 iota, तो क्या आएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 आयोटा माइनस बीटा और यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा माइनस बीटा बार। ओके, दिस इज 0 एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। ओके, अब बीटा की जगह पे 2 आयोटा पुट कर लीजिए, यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना, एंड नाउ पुट बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा, एंड 2 आयोटा आपका कहाँ से है, H प्लस से, अपर हाफ प्लेन से ही है ना, सही है। मतलब अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑप्शन में पोल्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। नाउ फॉर पोल, कलर अलग ले लेते हैं हम, फॉर पोल्स, पोल के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं, है ना। तो क्या आएगा, z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0
एंड दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू -2 आयोटा। ये इसका पोल है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिंपल है या नहीं, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज लिमिट जेड टेंड टू -2 आयोटा एंड जेड प्लस 2 आयोटा एफ ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट जेड टेंड टू -2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा एफ ऑफ जेड आपके पास क्या है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड जेड -2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा। तो ये आपका कैंसिल हो गया और इधर से क्या बचेगा आपके पास, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा -4 आयोटा। ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एफ हैज़ ए simple pole at z इज इक्वल टू -2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू 0 आया है। देन दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। सेकंड में क्या कहा कि एफ सेटिस्फाइज एफ आयोटा, इधर माइनस आएगा, एफ आयोटा इंटू कॉन्जुगेट एफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे जब आप रखोगे, यहीं पे कर लेते हैं हम सेकंड ऑप्शन को। देखिए एफ ऑफ आयोटा आपका क्या आएगा, एफ ऑफ आयोटा इज ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड यहाँ पे आपके पास बनेगा, देखिए जेड -2 आयोटा है तो इधर आएगा माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 आयोटा है तो यहाँ पे आएगा 3 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसल एंड ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ आयोटा इज, एफ ऑफ आयोटा आपके पास आ गया माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा बाय 3। अब एफ ऑफ माइनस आयोटा एंड कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास क्या आएगा, एफ ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, है ना। ये आपके पास क्या आएगा, माइनस आयोटा है ना, और फिर हमें उसका कॉन्जुगेट करना है। तो ऐसे तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड माइनस और फिर इसका कॉन्जुगेट यानी कि ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तो वो आपके पास हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस थीटा। यहाँ पे इस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, इधर ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस आयोटा है ना, तो जेड माइनस क्या था, जेड -2 आयोटा था तो ऊपर होगा आपका 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 आयोटा था तो यहाँ पे होगा आयोटा एंड फिर माइनस आयोटा, तो ये कैंसिल हो गया और इधर आपके पास क्या बच गया, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एंड इंटू 3। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके ना दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कैंसिल होके इधर 1 बचेगा तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही होगा। एक बार इसको चेक कर लेना अच्छे से, पर ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना इसको। अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते, देखिए अब इसके पास अगर पोल सिंगुलैरिटी है तो इसेंशियल सिंगुलैरिटी का कोई मतलब नहीं बनता, जेड इज इक्वल टू -2 आयोटा पे, है ना। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ क्या है, मोड ऑफ एफ ऑफ 2 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 1/√5। इसको हम कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन को। देखिए फोर्थ ऑप्शन को करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ 2 + 2 आयोटा, ये क्या आएगा आपके पास, मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड ये क्या होगा 2 + 2 आयोटा -2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 + 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसल और ये होगा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड ये क्या होगा 2/2 + 4 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होके इधर बचेगा 1/1 + 2 आयोटा, ठीक है। एंड नाउ दिस इज मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड मोड ऑफ 1/1 + 2 आयोटा एंड मोड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा आपका 1 होता है और ये क्या होगा 1/√1 + 4 एंड दिस इज 1/√5। ओके, तो यहाँ से
आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस जेड स्क्वेयर डी एक्स, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0, then there is a meromorphic function gz on C that agrees with fz। यानी कि जब हम f of x को सोल्व करेंगे तो वहाँ से जो फंक्शन बनेगा उसको इसने नाम दिया है gz का, और उसने कहा है कि देयर इज ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब है कि उसके पास सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी होगी, यानी कि इधर से जो gz फंक्शन बनेगा f(x) से उसके पास सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी होगी, है ना। तो हमें वो फाइंड आउट करनी है कि पोल सिंगुलैरिटी क्या होगी। तो f(x) को सोल्व कीजिए पहले। तो f(x) आपके पास क्या है, f(x) इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस जेड स्क्वेयर डी जेड, ओके, एंड डी एक्स, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0। जब आप इसको सोल्व करोगे देन 1 to 2 एंड दिस इज एक्स माइनस जेड माइनस 2 डी एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज एक्स माइनस जेड रेज टू द पावर -2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय -2 + 1, ओके, एंड दिस इज 1 to 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस जेड रेज टू द पावर -1 एंड डिवाइडेड बाय -1, एंड लिमिट आपके पास क्या है 1 to 2, ठीक है, एंड दिस इज माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2, इधर आएगा जब लिमिट पुट करोगे 2 माइनस जेड रेज टू द पावर -1 एंड प्लस यहाँ पे आएगा 1 माइनस जेड रेज टू द पावर -1, ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 1 अपॉन 2 माइनस जेड, ठीक है, एंड दिस इज जी ऑफ जेड, ठीक है। नाउ फॉर पोल्स, अगर मैं जी जेड की बात करूँ तो जी जेड आपके पास क्या आ गया, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये क्या आएगा 1 एंड दिस इज माइनस जेड एंड प्लस जेड, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड एंड 2 माइनस जेड, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, इसके पोल्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ फॉर पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। देन 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर सिंपल पोल ऑफ जी जेड, आर सिंपल पोल ऑफ जी ऑफ जेड, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट में क्या है 1 एंड इन्फिनिटी, इनकरेक्ट, सेकंड है 0 1 इन्फिनिटी, इनकरेक्ट, थर्ड क्या है 1 2 आर पोल्स ऑफ जी जेड, सही है, फोर्थ है 1 2 आर सिंपल पोल्स ऑफ जी जेड, ये भी सही है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।